था। और इसमें आइडिया यही है कि समथिंग इज इवॉल्विंग थ्रू आउट द ईयर्स। ये आप समझ लेंगे ईयर लेट्स से 2018 है या 2019 कर लें। अच्छा, और ये जो है ना 2020 है। देयर आर सर्टेन एलिमेंट ऑफ इंटरेस्ट, तो वो आपस में इस तरह से रिलेटेड हैं। और उसकी दो एग्जांपल्स भी दी थी हमने कि एक तो था ना वही ऑर्गेनिज्म थे, बायोलॉजिकल सिस्टम है, ये उसमें रेट हो जाएंगे। दूसरा ये भी हो सकता है कि ये एम्प्लॉयमेंट सिस्टम हो, कि ये है एम्प्लॉयड और ये है अनएम्प्लॉयड, ठीक है, 2019 में। और ये भी वही है, एम्प्लॉयड एंड अनएम्प्लॉयड, ठीक है। तो होगा क्या, जो एम्प्लॉयड है ना उसमें कुछ लोग रिटेन होंगे, कुछ लोग रिजाइन देके चले जाएंगे, और जो अनएम्प्लॉयड होंगे ना वो एम्प्लॉय हो जाएंगे अगले साल। यहाँ पे उलट है, जो अनएम्प्लॉयड है ना लास्ट ईयर, वो क्या होगा, कुछ लोग जो जॉब छोड़ के आ गए ना वो इस साल अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, और जो लोगों को जॉब नहीं मिली थी वो अभी भी अनएम्प्लॉयड होंगे। तो ये सिस्टम है डायनामिकल। तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि व्हाट इज एक्स एन वाई एन इन टर्म्स ऑफ एन, ठीक है, फंक्शन ऑफ एन, अनदर फंक्शन ऑफ एन। तो ये हम देखना चाह रहे हैं, ठीक है। और हमने क्वेश्चन भी किया था लास्ट टाइम, वो हम देखते हैं। ओके, हाँ ठीक है जनाब। तो क्वेश्चन जो लास्ट टाइम हमने किया था, इफ यू रिमेम्बर, वो ये वाला था, ठीक है ना, याद आ गया ना, ये वाला क्वेश्चन था हमारे पास, बर्थ रेट एंड डेथ रेट है, इसको हम यहाँ तक ले गए थे। अच्छा, ये मैंने कहा था कि इसको आप परेशान ना हो इससे। मैंने आपको तरीका इसका क्या बताया था, तरीका ये बताया था कि आपके पास जो सिस्टम है ना पिछले पेज पे, आप उसको इस तरीके से लिख लें। किस तरीके से लिख लें, मतलब वेक्टर फॉर्म में लिख लें ना। वो ये हो गया था कि एक्स एन प्लस वन, एक्स एन सॉरी वाई एन प्लस वन इज इक्वल टू ए टाइम्स, चलें ए भी लिख लेते हैं, एक्स एन वाई एन, और ये वाली जो मतलब नंबर थे। चलें हम वो वाली एग्जांपल लिख लेते हैं ना जो कि हमने करनी है। तो हमारे केस में ये जो नंबर थे वो थे 14 तो हमने इसका मेथड ये बताया था कि डायगोनलाइजेशन ये कहता है कि अगर आप इसकी आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स निकाल लें तो आइगन वैल्यूज डी बना देंगी आपकी, और आइगन वेक्टर्स जो हैं वो आपका पी बना देंगे। तो हमारे पास जो है ना ये सिचुएशन आई थी। 4 1 एक आया था आइगन वेक्टर, 4 1 एक आया था आइगन वेक्टर, इसकी जो आइगन वैल्यूज थी वो 2 थी। और एक दूसरा आइगन वेक्टर आया था -2 1, इसकी आइगन वैल्यूज जो थी वो -1 थी, 0 0। तो ये हमारा डी था और ये हमारा पी था, ठीक है। फिर उसके बाद हमने ये चीज इन्वोक की थी कि हमारा ए जो होता है ना वो हमेशा पी इनवर्स, सॉरी डी जो होता है ना वो हमेशा होता है पी इनवर्स ए पी। और अगर आप इसको एक ही टर्म्स में लिखें तो ये हो जाएगा, ए भर हो जाएगा पी डी पी इनवर्स, ठीक है। तो फिर हमने कहा कि हमारा जो वेक्टर एक्स है ना, एक्स एन प्लस वन, वो ए की जगह हम ये लिख देते हैं पी आर डी पी इनवर्स, और ये हो गया ना एक्स, ठीक है। अच्छा, बल्कि मेरे ख्याल है शायद ये दूसरे मेथड की तरफ चला गया, हमने उसको इस तरह से लिखा था, मतलब ये भी सही है लेकिन ये दूसरी जगह यूज होगा। मैं बताता हूँ कि जो हमने पहले किया था वो क्या किया था। पहले हमने ये किया था कि हमने ये कहा था कि हमारा जो एक्स एन प्लस वन है ना,
हमारा जो xn + 1, xn + 1 जो कि बराबर है axn के। तो हमने कहा कि साहब x1 जो है वो बराबर हो गया ax0 के, n को 0 रख दिया, ठीक है। फिर उसके बाद हमने कहा x2 जो है वो ax1 है, a की जगह x1 की जगह ये लिख दिया हमने ax0, तो a² x0 हो गया। तो चलते चलते हम कहाँ पहुंच गए थे कि हमारा जो xn था ना वो इसके बराबर आ गया था an x0। फिर हमने an कैलकुलेट किया था और आपको an का फार्मूला भी बताया था, याद है? an का फार्मूला बताया था कि an जो है ना, जब आपको करते रहेंगे, सारा काम मैंने लास्ट टाइम किया था, तो ये बराबर आ जाएगा dn p-1 के, ये an आ जाएगा। ये यही तो ब्यूटी है डायगनलाइजेशन की, ये डायगनलाइजेशन होता है और ये उसका बेनिफिट होता है कि आपका जो a की पावर है ना वो d की पावर में चेंज हो जाती है। बस उसके बाद हमने फिर सोल्यूशन लिख दिया था। तो हमारा जो सोल्यूशन था वो ये आया था xn = an का मतलब ये हो गया p dn p−1 x0 वेक्टर। फिर हमने कहा था इस वेक्टर का नाम जो है ना हम वो रख देते हैं, क्या रख देते हैं, कोई और वेक्टर रख देते हैं, c कह लेते हैं, राइट, c वेक्टर कह लेते हैं। उसके बाद हमने p की वैल्यू रख दी थी, उसके बाद हमने d की वैल्यू रख दी थी। p आ गया, d की वैल्यू आपको पता है ना क्या होगी, यहां से देखें, ये d है, तो d जो होगा सिंपली 2 की पावर n हो जाएगा, 0 0 -1 की पावर n, ओके, इंटू c। उसके बाद हमने p की वैल्यू रखी, c की वैल्यू रखी, तो हमारे पास जो आंसर आया ना, हम ऐसा करते हैं, हम p को जो है ना इस तरीके से लिख लेते हैं। किस तरीके से लिख लेते हैं, मैं बताता हूँ, इसका एक तरीका है लिखने का, उसमें जरा जनरलाइज कर लेंगे हम उस तरीके से, उस तरह से अगर हम लिखेंगे ना, वी विल हैव ए जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन जो है वो ये होगा, अगर आपको थोड़ा सा थ्योरम असल में एक है जो मैं उसकी तरफ आपको लाना चाह रहा हूँ। ओके, उसमें ऐसा है कि हम जो है ना इस p को जो है ना हम इस तरह से लिखेंगे v1 v2, ताकि जनरल फॉर्म में चला जाए ना, v1 v2, ये v1 v2, ये वाला जो वेक्टर है ना ये v1 है और ये जो है वो v2 है, ये v2 है हमारा, और ये वाला वेक्टर जो है ये v1 है। ठीक है जी, तो v1 v2 आ गया, और ये जो है हमारा, इसको हम ऐसे ही लिख लेते हैं 2n 0 0 -1 की पावर n c। तो अब ये जो है ना ये इसके बराबर हो जाएगा 2n v1, पहला वेक्टर ये आ जाएगा, दूसरा वेक्टर आ जाएगा -1 की पावर n v2, और ये सब जो है ना इसके साथ होंगे, किसके साथ होंगे, c वेक्टर को भी आप लिख लें इस तरीके से c1 c2। ठीक है जी, तो अब जो इसका आंसर आएगा ना वो मैं उसको फाइनल करके लिख देता हूँ, ये मैं जरा इरेज कर देता हूँ। ओके जी, राइट, ये जनाब ये जो फाइनल आंसर आया ना वो ये आ गया आपका c1 2 की पावर n v1 प्लस c2 -1 की पावर n v2। देखिए अब इसमें पता फायदा क्या हुआ है, यही असल में जो है ना ये थ्योरम जो है वो 23.6 है। याद रखिए ये कहां से चला आ रहा है, ये xn = चला आ रहा है, राइट, यहां से ये xn है सारा, ये जो है वो थ्योरम 23.6 है, थ्योरम 23.6 है।
देखें ये कितनी समराइज कर रही है, समराइज ये कर रही है कि अगर आपके पास कोई भी मैट्रिक्स ए हो ना, आइगन वैल्यूज निकाल सके इंडिपेंडेंट, तो देखें ये v1 v2 इसके इंडिपेंडेंट आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर्स हैं। और अगर आप गौर करें 2 और -1 क्या है, इसके आइगन वैल्यूज हैं। तो आप आंसर हमेशा इस तरह से लिख सकते हैं, c1 2 की पावर n, यानी बेसिकली हो गया c1 फर्स्ट आइगन वैल्यू पावर n इनटू द आइगन वेक्टर प्लस c2 सेकंड आइगन वैल्यू पावर n इनटू सेकंड आइगन वेक्टर। तो ये आंसर है, राइट। ठीक है, लेकिन इसमें आप गौर करें, इसमें जो शर्त है वो बड़ी सख्त है कि ये जो v1 v2 है ना 2x2 के केस में, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होने चाहिए। अगर ये नहीं है तो फिर पता क्या होगा, फिर ये सारा मेथड कोलैप्स कर जाएगा। इसलिए कोलैप्स कर जाएगा कि फिर आपके पास p इनवर्स नहीं निकलेगा। ओके, तो दिस इज द वन। अब मैं इसी मेथड को आपको एक और तरीके से करके बताता हूँ, मतलब दोनों मेथड चलते हैं। सो लेट्स हैव अनदर वर्जन ऑफ द सेम मेथड। ये मैंने बताया ये भी जो नंबर लिए गए ना इसमें, ये वही आइगन वेक्टर्स हैं। ओके, ये देखें आंसर ये वो आ गया जो अभी हमने थोड़ी देर पहले लिखा था, बल्कि ये आया इस स्लाइड पे। अभी भी नहीं आया था, कितना इन्होंने लंबा किया, मैंने इसको आपको शॉर्ट करके बताया। तो जनाब ये देखें, जो ऊपर वाला जो आंसर है, ऊपर वाला नहीं, ये जो आंसर है, ये जो आंसर है, ये आपको नजर आ रहा है ना। ये जब मैं इसको ये जब मैं v1 और v2 की वैल्यूज लिखूंगा ना, तो ये वाला आंसर बन जाएगा। ठीक है, राइट। जी ठीक है, तो ये आंसर वही है जो पिछले पेज पे लिखा हुआ था, मैंने जो लिखा था। फर्क सिर्फ इतना था कि मैंने जो आंसर लिखा था ना वो इस तरीके से लिखा था, c1 2n v1 और प्लस क्या लिखा था c2 -1 की पावर n और v2। यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, ये v1 और ये v2 की वैल्यूज जो है ना वो लिख दी। ठीक है, क्लियर है। अब हम आपको एक और मेथड बताते हैं इसको करने का। अच्छा, उसने फिर ये भी बताया है कि दोबारा यहाँ चलते हैं कि मसला ये है कि हमें अब ये वैल्यूज कैसे निकालें c1 c2, इसलिए कि ये तो आर्बिट्ररी है ना। तो उसका तरीका ये है कि आपको जो सिस्टम दिया गया है ना, देखें सिस्टम का मतलब ये भी होता है xn + 1 = a टाइम्स xn, और इसके साथ एक इनिशियल कंडीशन भी दी जाती है, यानी एक इनिशियल वेक्टर भी दिया जाता है, x0 इज गिवन, कि भाई इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन ये था। तो आप उस x0 को पता क्या करें, यहाँ पर आप 0 लिखें, यहाँ पे 0 लिखें, यहाँ पे 0 लिखें, यहाँ पे 0 लिखें, तो आपके पास ये बन जाएगा x0 y0 इक्वल c1 41 प्लस c2 -21। अभी एक छोटा सा सिस्टम है, इसको आप, और अगर आप थोड़ा सा क्लेवर हैं तो आप गौर करें, ये इसके अंदर p इनवर्स भी इन्वॉल्व हो गया है। इस चीज को हम इस तरीके से लिख सकते हैं 4 1 -2 1, वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूं c1 c2। तो इसका मतलब है जाएगा, और यही हमारा p है। अगर आप गौर करें तो ये हमारे पास आंसर आएगा p इनवर्स x0 y0। ठीक है, तो ये तरीका है जिसने आपको अगले पेज पे बताया था, मैंने आपको यहीं पे एक्सप्लेन कर दिया। ठीक, ओके, सो हियर वी गो। दिस इज द मेथड जो एक्सप्लेन कर रहा था कि हाउ टू कैलकुलेट c1 c2। ये वही चीज आ गई, इनवर्स p इनवर्स इनटू दिस। ओके, सो लेट्स हैव अनदर मेथड। थोड़ा आगे चलेंगे। अच्छा, पीछे आ गए, मैं समझा आगे जा रहे।
ये अभी हम करके गए ना यहाँ से, तो अब थोड़ा सा बस एक पेज और, ये भी हमने कर लिया। ओके, लेट्स सी क्या हो रहा है यहाँ पे। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर एक छोटा सा जो है इन्होंने टाइपो कर दिया है। ये जो है वो t+1 नहीं है, ये n+1 है। देखिए इसकी लॉजिक ये है कि आप ये वाला सिस्टम सॉल्व कर रहे थे। चलिए मेरे ख्याल अगली स्लाइड पे चले जाते हैं। ये सिर्फ एक टाइपो था, यहाँ पे t नहीं है, n था। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। ओके, देखें आइडिया ये है कि हमारे पास जो ओरिजिनल सिस्टम था ना, वो सबको पता है। ओरिजिनल सिस्टम हमारे पास ये था, xn+1 yn+1 is equal to a times xn yn। ठीक है, हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इस वेक्टर का नाम जो है ना, मैं इस पूरे वेक्टर का नाम जो है ना वो स्मॉल x, देखें बहुत जरूरी है स्मॉल को और कैपिटल को समझना, स्मॉल xn+1 कहूंगा, और इसको जो है ना मैं कहूंगा स्मॉल xn। यानी बेसिकली xn का मतलब क्या है, एक ऐसा वेक्टर जिसका पहला कंपोनेंट xn है, दूसरा yn है। थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि सर आप कंपोनेंट भी x से ले रहे हैं और वेक्टर भी, लेकिन मैंने वेक्टर के नीचे लाइन लगा दी है, ठीक है। तो इसका मतलब है ये वाला जो सिस्टम है ना हमारा, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, xn+1 is equal to a times xn। ठीक है, अब हमने एक बल्कि ऐसा करते हैं कि वही बात होगी ना, थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा ना x का, तो मेरे ख्याल इसीलिए बुक वाले ने जो है ना ये काम किया है कि इसको इसने x नहीं कहा है, उसने जो है ना इसको कहा है zn+1। अब मेरे ख्याल कंफ्यूजन नहीं रहेगी। और ये क्या हो गया हमारा zn, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास थी इक्वेशंस, और अब हम एक और काम करते हैं। एक काम ये करते हैं कि हमने कहा कि एक ट्रांसफॉर्मेशन इंट्रोड्यूस की जाए। अच्छा, अब ये जो सिस्टम है ना, लेट एक और यानी अब ये सिस्टम जो है ना वो ये बन गया ना, ये तो कैंसिल हो गया ना, मतलब यहाँ पे तो x ना, यहाँ पे तो z आ गया ना, हमने चेंज कर दिया ना कंफ्यूजन से बचने के लिए। तो zn+1 इज इक्वल टू a zn हो गया, ठीक है। ऑलराइट, अब हमने ये काम करना है कि ये जो सिस्टम है ना, अब हम इसमें एक काम करते हैं। हमने कहा कि एक और कोऑर्डिनेट सिस्टम इंट्रोड्यूस करते हैं। लेट क्या है वो भाई, वो ये है कि लेट कैपिटल Zn, देखें बहुत जरूरी है सही सही लिखना। मैं स्मॉल z ऐसे लिखूंगा और कैपिटल Z ऐसे लिखूंगा, ठीक है। तो लेट कैपिटल खैर पहले हमें स्मॉल zn लिखना होगा, ये इसमें काफी एहतियात की जरूरत है। लेट स्मॉल zn इज इक्वल टू स्मॉल zn+1। ये तो यही चीज है ना, ऊपर वाली में दोबारा लिख रहा हूं a(zn). अब आप कैपिटल Zn इंट्रोड्यूस करें, इसमें तो लेट लिखना नहीं चाहिए, ये तो इक्वेशन है ना यार, यहाँ पे लिखना चाहिए। लेट Zn जो है ना वो आप इसको इस तरह से इंट्रोड्यूस करें, एक कैपिटल X का वर्जन लें, ठीक है। क्या लें? कैपिटल xn+1 और कैपिटल yn+1। मतलब इसको कहते हैं चेंज ऑफ कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। अच्छा, अब हम जो Zn है ना और कैपिटल N है, रिलेटेड बाय ये जो हमारा स्मॉल zn है ना, इसको जो है ना हम इसके साथ रिलेट करेंगे कैपिटल के साथ। और ये p आपको पता है ऑलरेडी, p वही है क्या,
मैट्रिक्स ऑफ आइगन वेक्टर्स ऑफ ए, ठीक है, ये पी वही पुरानी चल रही है। अब इसमें देखें फायदा पता क्या होगा, फायदा ये होगा कि आपके पास जो डी है ना वो डायरेक्ट इन्वॉल्व हो जाएगी कैपिटल जेड के साथ। तो अब मैं आपको जो है ना यहां से ये आ गया ना, तो इसका मतलब है कि हमारा जो कैपिटल जेड एन है वो किसके बराबर होगा, पी इनवर्स जेड एन के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और इसमें अगर मैं z की जगह n+1 रख दूं तो कैपिटल जेड n+1 बराबर हो जाएगा p इनवर्स स्मॉल जेड n+1। तो ये जो इक्वेशन है ना, ये यही चीज है, ये जो लिखी गई है, ये समझ में आ गई ना कैसे आई है, ये इतने चीजों के बाद आई है। लेकिन इसमें हमेशा ख्याल रखिएगा कि कौन सा कैपिटल है और कौन सा स्मॉल है। तो यहाँ कुछ आपको वैसे नजर भी आ रहा है, ये वाला कैपिटल है और ये वाला क्या है, स्मॉल है। मैं इसीलिए जो है ना कैपिटल को ऐसे लिखता हूँ और स्मॉल को ऐसे लिखता हूँ, ठीक है। तो इसमें जो लेफ्ट पे चल रहा है वो कैपिटल है। अच्छा, अब आप मुझे बताइए कि ये चीज कैसे हो गई। जाहिर है ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, ये यहाँ से आ गई Zn+1 = AZn, ठीक है। उसके बाद आपने कहा कि ये जो तीन मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो रही हैं, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव है, तो आपने इसको इस तरीके से लिख लिया। फिर आपने दोबारा वही काम किया कि Zn जो है ना स्मॉल Zn, उसको कैपिटल Zn की टर्म्स में लिख लिया, ये रहा स्मॉल Zn कैपिटल Zn। तो आप यहाँ आ गए। फिर आपने वही काम किया एसोसिएशन, इसको आप इधर ले गए, यानी इसको इस तरह से लिख लिया। और फिर उसके बाद आपको पता ही है ना कि ये जो P इनवर्स AP है, जो P इनवर्स AP है, इसी को तो D कहते हैं हम। तो अब आपने देखा ब्यूटीफुली ये जो कैपिटल Z है इसके अंदर सिस्टम खुद ब खुद डीकपल हो गया। इसलिए डीकपल हो गया कि जब आप D की वैल्यूज लिखेंगे ना, D को लिखेंगे तो पहली इक्वेशन में सिर्फ पहला कंपोनेंट आएगा, दूसरी में दूसरा कंपोनेंट आएगा और तीसरी में तीसरा कंपोनेंट आएगा, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, डायगोनलाइज सिस्टम, डीकपल्ड सिस्टम, डायगोनलाइज्ड डीकपल, सिस्टम, या इसको हम कहते हैं डीकपल्ड भी कहते हैं, डीकपल्ड। यानी पहले तो था ना, पहले तो आपको याद है ना लेफ्ट में xn आ रहा था पहली इक्वेशन में, राइट में xn एंड yn दोनों आ रहे थे। दूसरी में क्या था, लेफ्ट में y था, राइट में क्या था, x था। लेकिन अब ये जो है ना डीकपल हो जाएगा। तो अब मैं आपको यही सवाल जो भी थोड़ी देर पहले किया था ना उसको हल करके दिखाते हैं। ठीक है जनाब, इसको हल करते हैं। अब अभी जो थोड़ी देर पहले हमने किया था। अच्छा जनाब, तो हमने अभी थोड़ी देर पहले जो है ना बस डी की वैल्यू डाल दी हमने, और कुछ नहीं करना है। डी जो है ना हमारे पास z, अच्छा अब Zn+1 की भी वैल्यू रखते हैं। Zn+1 का मतलब है कैपिटल X n+1 कैपिटल Y n+1। डी की वैल्यू रख दें, हमारा जो डी था इफ यू रिमेंबर 2 0 0 -1 था, और इसके साथ कैपिटल XN और कैपिटल YN लिख दें। इसको जब आप हल करेंगे तो अब मेरा ख्याल है अक्सर लोगों को समझ में आ रहा होगा कि ये जो राइट वाली चीज है ना ये बन जाएगी 2 टाइम्स XN, और जो नीचे वाली चीज है वो बन जाएगी -1 टाइम्स YN। जब आप इसको कंपेयर करेंगे तो आपकी समझ में नजर आ जाएगा कि XN+1 जो है वो हो गया है 2XN हो गया है, और जो दूसरा है Y कैपिटल N+1 वो किसके बराबर हो गया भाई, -1 की पावर, बस खाली -1 ही है, इंटू YN। अब देख रहे हैं ना दोनों सिस्टम डीकपल हो गए। तो आपको पता है दोनों का सोल्यूशन, ये जो XN है ये किसके बराबर आ जाएगा, ये हम कई दफा कर चुके हैं। ये कैपिटल XN बराबर आ जाएगा 2 की पावर N X0 के बराबर आ जाएगा। और ये जो दूसरा है यहाँ से हमारा YN आ जाएगा, YN किसके बराबर आ जाएगा, -1 की पावर N
-1 की पावर n y नॉट। ठीक है, हल हो गया सिस्टम। अब बस एक फाइनल टच है कि हमारा कैपिटल XN आ गया, हमारा कैपिटल YN आ गया। हमें तो वो चाहिए ना, क्या चाहिए, स्मॉल XN है, स्मॉल YN। वो कोई मसला नहीं है, वो मेरा ख्याल है कि मैं जरा थोड़ी सी जगह राइट साइड पे क्लीन अप कर लूं। सो लेट्स हैव ए क्लीन अप ऑपरेशन हियर। पूरा नहीं क्लीन करते हैं, सिर्फ ये चीजें कर लेते हैं क्लीन। पोर्शन अगर एक क्लीन करें तो ज्यादा देर लगती है। क्या हो गया भाई? ओके, चलें जी। ओके, अब हम ये करते हैं कि हमारे पास ये आंसर तो आ गया ना, कौन सा वाला आंसर, इसको अब हम वही करते हैं ना, वेक्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। यानी हमारे पास जो वेक्टर फॉर्म का आंसर आया ना कैपिटल ZN में, वही आया है। कैपिटल ZN जो है ना वो इसके बराबर आ गया है 2n x नॉट और -1 की पावर n y नॉट। ठीक है, अच्छा x नॉट y नॉट तो आर्बिट्ररी है ना, इसको आप कुछ भी नाम दे दें। तो चूंकि बुक वाला इसको C1 C2 कह रहा है तो मैं वही नोटेशन इस्तेमाल कर लेता हूँ, C1 -1 की पावर n C2। अब हम जो है ना स्मॉल की तरफ जाते हैं। आपको याद है ना कि हमारा जो स्मॉल और कैपिटल था ना, इससे रिलेटेड है। देयरफॉर हमारा जो स्मॉल ZN है वो बराबर है P टाइम्स कैपिटल ZN के, P टाइम्स कैपिटल ZN। ठीक है, और P हमारा बराबर है V1 V2। हमें V1 V2 भी पता है, जरूरत पड़ी तो लिख लेंगे। और हमारा ZN जो है ये ऊपर लिखा हुआ है कैपिटल वाला, वो ये है 2n C1 -1 की पावर n -1 की पावर n C2। और जब हम इसको करेंगे ना तो हमारे पास फाइनल आंसर वही आ जाएगा जो हम पहले कर चुके थे। यानी XZN की जगह स्मॉल XN और स्मॉल YN लिख दें, और ये बराबर आ जाएगा C1 2 की पावर n V1 प्लस C2 -1 की पावर n -1 की पावर n एंड V2। सही है, वही आंसर आया ना जो पहले आया था, वेयर V1 इज द फर्स्ट आइगन वेक्टर और 2 क्या है, पहला आइगन वैल्यू था, ये दूसरी आइगन वैल्यू थी -1 और ये दूसरा आइगन वेक्टर था। और C1 C2 आपको बता दिया है कि आपने कैसे करना है। ठीक है, अच्छा अब इसमें जो प्रॉब्लम है वो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। प्रॉब्लम सिवाय सिर्फ इतनी है कि आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स का बिहेवियर। आपने देखा ना कि असल में मसला पता ही क्या आता है, मसला सिर्फ यहाँ आता है कि जब हमें फाइनल टच लेने होते हैं ना तो हमें जो है ना ये निकालना होता है। क्या निकालना होता है? P इनवर्स। और P इनवर्स जब नहीं निकल सकता जब तक के P के कॉलम जो है ना वो लीनियरली इंडिपेंडेंट ना हो, जैसे इस केस में था ना V1 एंड V2। तो अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स नहीं मिल रहे तो इस मेथड में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, बल्कि प्रॉब्लम क्या है, मेथड चलेगा ही नहीं ना। तो अब मैं आपको कुछ 2-3 थ्योरम बताता हूँ जो कि आपको ऑलरेडी पता है। फिर हम उस केस की तरफ आते हैं। किस केस की तरफ आते हैं कि मैट्रिक्स n/n है लेकिन n इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स नहीं मिल रहे, तो फिर क्या करेंगे। ओके, सो लेट्स हैव ए पहले 2-3 थ्योरम देख लेते हैं जो हमें ऑलरेडी पता है। ये जो 2.23.4 है ना, बस ये कह रही है कि अगर कोई k/k की मैट्रिक्स है और उसके k डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज आ रहे हैं
तो फिर ये जो V1 V2 है ये हमेशा क्या होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, और हम इस तरह से लिख सकते हैं कि D बराबर P इनवर्स AP। ठीक है, तो ये यही तो हमने यूज किया अभी। सारा खेल जो है ना इसका है कि कैन वी से समथिंग लाइक दैट P इनवर्स AP इज इक्वल टू D, और D का मतलब वही है डायगोनल एलिमेंट्स इसके क्या होंगे, आइगन वैल्यूज होंगी। ठीक है, तो ये हमेशा हो जाएगा। अब जरा एक अगली थ्योरम देखते हैं, वो क्या कह रही है भाई। अच्छा, ये जो आप बता रहे हैं ना यहाँ पे आपको, ये हम सारा काम कर चुके हैं। ये वही है जो अभी थोड़ी देर पहले हमारा ए था, जो कि फिर P निकाला था हमने, फिर आइगन वैल्यूज निकाली, तो ये काम हम सारा कर चुके हैं। ये कह रहे हैं ना रिविजिट, तो हम तो कर चुके हैं इसको, 2 दफा रिविजिट कर। अच्छा, अब ये देखिए, अब ये थोड़ी सी, एक मिनट, ये क्या हो जाता है, मैं बिगिनिंग पे क्यों पहुंच जाता हूँ। ओके, राइट, ये जो भी हमने थ्योरम, थोड़ा सा और पीछे चलते हैं। ओके, यहाँ पर थे ना, ये तो हो गया था ना, स्पेसिफाई हो गया था। देखिए यहाँ पर यह बता रहा है आपको, आपने थोड़ा सा डिफरेंस देखा कि यहाँ पर जो है ना, मतलब वही हुआ ना कि आपके पास जो आइगन वैल्यूज है ना, डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज, वो कम पड़ गई हैं। मिसाल के तौर पर अगर एक चलें एक हाइपोथेटिकल केस ले लेते हैं, ए जो है वो किस्म का आ गया लैम्डा -1 इंटू लैम्डा -2, बल्कि -3 कर लें होल स्क्वायर, तो इसमें क्या होगा, इसमें आइगन वैल्यूज तो 1 और 3 है ना। ये है कि यहाँ पर h जो होगा ना, k तो यहाँ पे 3 होगा, लेकिन h जो है वो यहाँ पर क्या हो गया, 2 हो गया। अब ये जो दो डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज है ना, उसमें हमें 2 इंडिपेंडेंट तो आइगन वेक्टर हमेशा से मिल जाएंगे, लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या 3 मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, वो आपको पहले से भी पता है। आप क्या करते हो, 1 के लिए एक सिस्टम सॉल्व करते हो, आपको पता है फ्री वेरिएबल 1 होगा। आप 3 के लिए भी सॉल्व करते हो तो आपको पता होता है कि एटलीस्ट 1 फ्री वेरिएबल है, लेकिन अगर मल्टीप्लिसिटी 2 है ना, तो इसके 2 भी आ सकते हैं। तो जवाब अब आपको मिल गया ना कि अगर आइगन वैल्यूज कम हो, लेकिन जो मल्टीपल आइगन वैल्यूज हैं उनके साथ आपको जैसे इस केस में है ना, 3 की मल्टीप्लिसिटी 2 है, अगर आपको 3 के साथ 2 इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर मिल जाएं तो फिर भी डायगोनलाइजेशन क्या होगी, पॉसिबल होगी। ओके, फिर भी जो है वो डायगोनलाइजेशन पॉसिबल होगी। अब अगली थ्योरम में वो वही बता रहा है जो कि हमने पहले भी आपको बताई थी, वही समराइज कर रहा है जो हमने थोड़ी देर पहले आपके सामने पेश किया था। देखिए समराइजेशन वही है, कौन सा समराइजेशन है कि अगर आपके पास k बाई k की मैट्रिक्स है और k डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज आ गई, तो फिर k इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स आ जाएंगे, और उस केस में सोल्यूशन ये हो जाएगा, समथिंग आर्बिट्ररी इनटू पहला आइगन वैल्यू पावर n फर्स्ट आइगन वेक्टर, सम आर्बिट्ररी नंबर सेकंड आइगन वैल्यू पावर n सेकंड आइगन वेक्टर, एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये अभी हम आपको बता चुके हैं, राइट। ओके, अब हम देखते हैं कि हमें प्रॉब्लम कहाँ आएगी। प्रॉब्लम आप ऑलरेडी फील कर रहे होंगे कहाँ आएगी। अच्छा, ये जो है ना, इसमें अब वो सिर्फ आपको मतलब है कि थोड़ी एक्सरसाइज बता रहा है करने के लिए कि कौन सा जो है डायगोनलाइजेबल है या नहीं। देखिए ये मैट्रिक्स है, हमारे पास इतना टाइम नहीं और आपको भी प्रैक्टिस करनी है। आप इसकी आइगन वैल्यूज निकाल लीजिएगा, -3 और 2 आ जाएंगी। इसके आइगन वेक्टर्स भी निकाल लीजिएगा, और इसका मतलब है आपको इसका सोल्यूशन भी पता चल गया। किसका सोल्यूशन पता चल गया, xn+1 इज इक्वल टू cxn का सोल्यूशन पता चल गया है। कोई साहब या कोई मोहतरमा बताने की कोशिश करेंगे कि इसका आंसर मैं कैसे लिखूं, हाउ कैन आई राइट दिस वन। इस तरह से होगा ना बेटा, c1 पहला आइगन वैल्यू क्या है, -3 की पावर n, पहला आइगन वेक्टर क्या है, 3 - 2 प्लस
another arbitrary constant, दूसरा आइगन वैल्यू क्या है 2 की पावर n और दूसरा आइगन वेक्टर क्या है 1 1. So there you go, सॉल्व हो गया. इसलिए सॉल्व हो गया कि जो मैट्रिक्स थी ना उसका ऑर्डर भी 2 था और हमें 2 इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स भी मिल गए थे. ओके, सो दैट्स द रीजन वी वर एबल टू राइट द आंसर. ठीक है जनाब. और इसका जो डायगोनलाइजेशन वगैरह है ना वो आपको ये अगले पेज पे बता रहा है. ठीक है, मैंने तो डायरेक्ट आंसर लिख दिया ना, लेकिन अगर आप पूरा प्रोसीजर फॉलो करेंगे ना तो आप वो वैसे ही करोगे ना कि जो से किया है कि मतलब उसमें डी आएगा, फिर डी की हायर पावर आएंगी, तो वो जो सारा काम है वो ये देखें सारा काम यहाँ हुआ. ठीक है, ये वही चीज काम कर रहा है, आपको बता रहा है कि ये मेरा P इनवर्स है, ये मेरा A है, ये मेरा P है. P इनवर्स A P बराबर है डायगोनल के. ठीक है, ये चैप्टर 5 का है, बहुत ज्यादा मतलब यूज हो रहा है यहाँ चैप्टर 5. ओके, ये फिर वही बात बता रहा है कि ये जो है ना हमारा, ये पता क्या कैलकुलेट कर रहा है, याद आया, ये वही कैलकुलेट कर रहा है. ये वही बता रहा है कि आपका जो AN है वो हमेशा इसके बराबर होता है DN P और P. आप मुझे बताएंगे कि इनवर्स लेफ्ट पे लगता है या राइट पे लगता है. इसमें थोड़ा सा आपको केयरफुल रहने की जरूरत होती है. मेरा ख्याल है यहाँ पे लगता है. एक मिनट में देख के बताता हूँ, इसलिए बहुत जरूरी है वरना आप परेशान हो जाएंगे. ये जो है लेफ्ट पर होता है, लेफ्ट पे P, ये P होता है, लेफ्ट यहाँ पे राइट होता है. ठीक है, ओके. चलें जी आगे चलते हैं. अच्छा यहाँ पर जो, अच्छा अब यहाँ पे थोड़ी सी बात हो जाए स्टेबिलिटी की भी. आपने देखा कि हमारा जो आंसर आ रहा है ना वो इस किस्म का आ रहा है, C1 लैम्डा 1 पावर n V1 प्लस C2 लैम्डा 2 पावर n V2 एंड सो ऑन. n क्या है, मैंने बताया ना डायनामिकल सिस्टम है ना, तो n मतलब एक टाइम स्केल पे आप चल रहे हैं. n इज नंबर ऑफ ईयर्स कह लें या डेज कह लें या सेकंड्स कह लें, जो भी कह लें. अगर हम ये बिहेवियर देखना चाह रहे हैं कि अगर n अप्रोच करे इंफिनिटी को तो बिहेवियर क्या होगा, बिहेवियर ऑफ द सिस्टम, बिहेवियर ऑफ द सिस्टम. देखिए बिहेवियर पता क्या होगा, अगर इसमें से सारी की सारी आइगन वैल्यूज जो है ना वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन 1 है. क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन 1, तो जनाब आपका सिस्टम जो है ना वो अल्टीमेटली जीरो की तरफ चला जाएगा. यानी वैल्यूज जो होंगी ना xn और yn व्हेन n गोज टू इंफिनिटी वो जीरो हो जाएगी. इसी को हम कहते हैं कि हमारा सिस्टम क्या है, स्टेबल है. स्टेबल सिस्टम क्या होता है कि फॉर n अप्रोचिंग टू इंफिनिटी आपका सोल्यूशन जो है ना, किसका सोल्यूशन, इसका सोल्यूशन xn प्लस 1 AXN, इसका जो सोल्यूशन है ना वो कहाँ अप्रोच करता है, जीरो की तरफ. यही स्टेबिलिटी है सिस्टम की. लेकिन अगर एक भी आइगन वैल्यू अड़ गई, फर्ज कर लें जैसे अभी पिछले केस में देखा था ना, हमारी एक आइगन वैल्यू जो 2 आई थी, तो वो वाला सिस्टम स्टेबल नहीं था, इसलिए कि 2 की पावर n तो नहीं जाएगी ना, कहाँ जाएगी, जीरो की तरफ. तो बस ये आपको स्टेबिलिटी के बारे में थोड़ा सा बताना. ओके, अच्छा अब ये उसी तरफ आ रहा है कि अगर हमारे पास k डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज हैं और रियल हैं तो हम हमेशा डायगोनलाइजेशन की तरफ जा सकते हैं, बिल्कुल पॉसिबल है. अच्छा अब यहाँ पर है कि सम रिपीटेड, तो इसमें दो चीजें हैं, डायगोनलाइजेशन हो भी सकता है, डायगोनलाइजेशन नहीं भी हो सकता. वो डिपेंड करता है कि जो रिपीटेड आइगन वैल्यूज है ना उसके आइगन वेक्टर किस तरह से बिहेव करते हैं. अच्छा ये तो मेरे पास टाइम ही नहीं मिलेगा कि मैं कॉम्प्लेक्स रूट को डिस्कस कर सकूं, ये हमने डिस्कस कर लिया है, ये हमारे पास टाइम नहीं है, थोड़ा सा टाइम है, ये डिस्कस कर लेते हैं कि अगर कोई रूट रिपीट हो गया रियल है तो कब डायगोनलाइजेशन होगी और कब नहीं होगी. ठीक है ना.
तो इसको देख लेते हैं। मिसाल के तौर पर ये वाली जो मैट्रिक्स है, इसके जो आपके पास रूट्स आए हैं -3 -2, इसका मतलब ये तो डायगोनलाइजेबल है ना। आप इसको ऐसा करें, वही सिस्टम बना के इसका सोल्यूशन निकालने आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ये तो डायगोनलाइजेबल है। अच्छा, अभी तक हमने कोई 3x3 का सिस्टम नहीं किया, लेकिन अगर आप गौर करें, हमारा जो स्ट्रक्चर है ना, xn + 1 = a(xn). मजे की बात है, इसमें 2 हो, 3 हो, 4 हो, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता ऑर्डर से। इसलिए फर्क नहीं पड़ता कि एंड ऑफ द डे हमारा जो आंसर है ना, वो इस किस्म का आ जाता है ना। याद है, C1 λ1 की पावर n। बताइए, मैं लैम्डा लिख रहा हूँ, ये r लिख रहा है, तो कंफ्यूज ना हो जाएगा। ये लैम्डा की जगह r है, तो मेरे ख्याल चले r ही लिख देते हैं। तो C1 r1 की पावर n v1 + C2 r2 की पावर n v2 + C3 r3 की पावर n v3। अब चूंकि यहाँ पे तीनों डिस्टिंक्ट है ना, तो अब आप इसको कर लें, क्या कर लें, इसको आप प्रैक्टिस हो जाएगी ना। आपको तो प्रैक्टिस भी करनी है, बार बार जो है चैप्टर 5 की। इसकी आइगन वैल्यूज निकालेंगे, ये आ गई। इसके आप आइगन वेक्टर्स निकाल लें, वही आपके क्या होंगे, v1 v2 v3। तो आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ऑलराइट। हाँ, यहां से अब जरा नया नया मोड़ आया कहानी में। आपके पास ये a है, ठीक है। इसका जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होगा वो कैसे आएगा, 4 - r में यही यूज करता हूँ इसका नोटेशन, r आइगन वैल्यू के लिए -1 2 - r। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये यही आ जाएगा ना, ये जो लिखा हुआ है, ये 4 - r × 2 - r + 1। और इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा r - 3²। इसका मतलब है सिर्फ एक आइगन वैल्यू आई है। अच्छा, इसमें बहुत सारी मिस्टेक भी कर रहा है ये जो है ना, सिर्फ 2 नंबर है। सो हुज रूट्स आर 3 इसलिए कह रहे हैं ना कि इसको आप 2 दफा लिख सकते हैं। यानी दूसरे लफ्जों में हमारे पास मल्टीप्लिसिटी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है। अब हम देखते हैं कि इसकी आइगन वैल्यूज जो हैं, आइगन वैल्यूज तो एक ही है ना। सो कैन वी हैव 2 आइगन वेक्टर्स? अगर है तो ठीक है, नहीं है तो फिर सोचेंगे। ओके, अब एक काम करते हैं जनाब, क्या काम करते हैं, इसकी आइगन वैल्यूज निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो निकाल लेते हैं आइगन वेक्टर्स। तो आइगन वैल्यूज तो निकली हुई ना, आइगन वेक्टर्स निकालने में क्या देर लगेगी। पहले हम इसको क्लीनअप ऑपरेशन कर लेते हैं, ये हटा देते हैं, इसको 2 कर देते हैं। ठीक है, इसको भी 2 कर देते हैं। ओके, तो कैसे निकालते हैं भाई। अब इस मैट्रिक्स को लेंगे ना, हम किस मैट्रिक्स को लेंगे, a - λI को लेंगे ना। लैम्डा की भी मैं क्या कर रहा हूँ, आइगन वेक्टर्स निकाल रहा हूँ। लैम्डा हमारे पास 3 है, a - 3i। और इसका मतलब भी आपको पता है कि ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, इसमें से आपने 3 माइनस करना है, इसको एज इट इज रखना है। तो अगर आप इसको देखें तो हमारे पास आ गया -1 1 माइनस, एक मिनट, क्या हुआ, हाँ ठीक है, ये गलत लिखा मैंने, ये भी 1 है, +1 +1 -1 ठीक है जी। इसका मतलब जब हम सिस्टम सॉल्व करेंगे ना, कौन सा सिस्टम सॉल्व करेंगे, इस पे हम वो आप रो ऑपरेशन अप्लाई कर देंगे ना, तो ये बन जाएगा 1 1 0 0। तो इसका मतलब है हमारे पास जो देखें एक ही फ्री वेरिएबल है, इसका मतलब आंसर एक ही आएगा। तो बस में सिर्फ एक ही वेक्टर आएगा आंसर, v1 = 1 - 1। ठीक है। अच्छा, अगले पेज पे इसने एक और एग्जांपल दी है, मैं चाहता हूं कि मैं उसको यहीं पे करूं, अगले पेज पे ना जाऊं, ताकि आपको एक एक जो अगली थ्योरम है वो समझ में आए। अगले पेज पे जो इसने प्रॉब्लम दी है ना, वो ये वाली मैट्रिक्स ली है, 3 0 0 3। अब इसके आइगन वेक्टर्स तो आपको पता है ना, डायगोनल वैल्यूज, इसका आइगन वेक्टर वही क्या है, 3 है। इसकी भी मल्टीप्लिसिटी 2 है। ठीक है, अब पिछले केस में जो था आपके पास
भी मल्टीप्लिसिटी 2 थी, लेकिन अगर आप इसका निकालेंगे ना वो मतलब अगर इसको मैं ए कहूं, सॉरी ये ए है ना, तो हम इसका जब वो निकालेंगे ना, क्या निकालेंगे, ए माइनस लेमडा आई, तो वो ये बन जाएगा 3 माइनस 3 0 0 3 माइनस 3। अब ये तो पूरा सिस्टम ही जीरो हो गया ना। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब है सारे कॉलम सारी रोज जो है वो नॉन प्रिमिट हो गए, इसका मतलब इसमें दो फ्री वेरिएबल आ गए। ठीक है, दो फ्री वेरिएबल आ गए तो इसका मतलब है आप आंसर जो है ना बस अपने खुद ही लिख दें, दो इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, दो फ्री वेरिएबल्स हैं, ये आ गए। अब मैं तीसरी एग्जांपल भी यहां लिख देता हूं, बताता हूं ना मैं क्यों लिख रहा हूं सारी चीजें एक जगह। एक हमने शुरू में जो अपनी कहानी शुरू की थी ना, वो यहां से शुरू की थी 14.50। ठीक है, तो हमारे पास तीन हो गई जनाब। ठीक है, इसमें दो आइगन वैल्यूज आ गई थी डिस्टिंक्ट, इसमें एक आ रही है, इसमें दो आ रही हैं। ठीक है जी, तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई 2x2 की मैट्रिक्स है ना, तो वो डायगोनलाइजेबल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। जैसे इस केस में आपके पास दो आ गए थे ना आइगन वेक्टर्स डायगोनलाइज, इस केस में आपके पास नहीं आया, एक ही आया है ना, तो इसमें आप कह सकते हैं कि P मालूम हो सकती है, यस। इसमें आप कहेंगे P नहीं मालूम हो सकती, इसमें भी आप कहेंगे कि P मालूम हो सकती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है ना 2x2 की और डायगोनल है, डायगोनल एलिमेंट सेम है, तो ये डायगोनलाइजेबल होगी। अच्छा, एक और भी एग्जांपल ले लेते हैं, मैं पूरी कहानी यहीं बता देता हूँ। फर्ज कर लें एक डायगोनल मैट्रिक्स ऐसी है 3 0 0 4। इसके आपको पता है ना, इसके तो आपको पता है ना आइगन वैल्यूज 3 और 4 है। तो ये जो मैंने यहाँ पर लिखी है ना चार मैट्रिसेस, इसमें तीन का तो जो है ना वो डायगोनलाइजेशन पॉसिबल है, इसकी डायगोनलाइजेशन पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2x2 के केस में अगर हम सिर्फ डायगोनल मैट्रिसेस को ले लें, तो वो सिर्फ और सिर्फ जब डायगोनलाइजेबल होंगी अगर वो ऑलरेडी डायगोनलाइजेबल हो। देखें ये हमने मैट्रिक्स तो ली है, लेकिन ये तो खुद ब खुद डायगोनलाइजेबल है। जबकि ये वाला जो केस है ना, इसमें हमने क्या किया है, इसमें हमने जनाब अली दो आइगन वेक्टर्स हो गए ना मुख्तलिफ, तो ये भी डायगोनलाइजेबल होगी। असल मसला ये है कि ये नहीं है। तो ऐसी मैट्रिक्स जो कि 2x2 हो और जिसमें के आइगन वेक्टर आइगन वैल्यू एक ही हो, लेकिन लेकिन वो फिर दूसरा आइगन वेक्टर ना निकले, तो वो डायगोनलाइजेबल नहीं होगी। तो इसके लिए इन्होंने एक छोटी सी थ्योरम बनाई है, वो मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा ठीक है, वो मैं देख रहा था कि वो थ्योरम है कहाँ पे। ओके, चलें, राइट। ओके, अब हम जरा असल में हाँ यहाँ पर आ गए हैं। देखें यहाँ इस लेसन को लेकर जो है ना हम थ्योरम 23 पॉइंट में, इसमें लेसन आपने ये लिया है कि अगर कोई 2x2 की मैट्रिक्स है विथ टू इक्वल आइगन वैल्यूज, अगर दो इक्वल आइगन वैल्यूज आ जाए ना, देखें इस केस में दोनों इक्वल हैं, इसमें इक्वल नहीं थी। तो जब इक्वल आएंगी ना, आइगन वैल्यूज इक्वल आएंगी, तो वो कभी भी डायगोनलाइजेबल नहीं होगी अनलेस कि वो ऑलरेडी डायगोनलाइजेबल हो। देखिए ये ऑलरेडी है ना 3 3, ये तो ऑलरेडी है ना। लेकिन अगर कोई मैट्रिक्स इनिशियली डायगोनलाइजेबल नहीं है, उसको आप करने की कोशिश करेंगे और उसकी आइगन वैल्यूज अगर डिफरेंट नहीं आएंगी तो वो कभी भी नहीं होगी। तो यही जो है ना वो थ्योरम 23.10 है। तो दरमियान के जो 4 5 है ना वो स्लाइड में स्किप कर रहा हूँ, इसलिए कि वो बेसिकली
वो मैं आपको बता रहा हूँ कहाँ पे एंड करना चाह रहा हूँ। ये वो थ्योरम है जिसका मैं जिक्र कर रहा था कि अगर कोई 2x2 की मैट्रिक्स है ना विद 2 इक्वल आइगन वैल्यूज, तो अभी हमने 4 एग्जांपल ली थी ना, नहीं 4 एग्जांपल में से 2 ऐसी थी जो इक्वल वाली थी, याद है ना, 2 ऐसी थी जो इक्वल नहीं थी, राइट। तो ए अगर ये इक्वल है ना, तो ए कभी भी डायगोनलाइजेबल नहीं होगी अनलेस ऑलरेडी डायगोनलाइजेबल। उसकी मिसाल यही है, हमने एक एग्जांपल ये देखी थी 3003, इसकी दोनों आइगन वैल्यूज सेम है लेकिन ये डायगोनलाइजेबल है, इसलिए कि ये शुरू में ही डायगोनलाइजेबल थी। लेकिन जो हमने दूसरी एग्जांपल ली थी ना, वो मेरे ख्याल ये वाली थी, कौन सी थी यार, ये वाली 4 1 -1 2, ठीक है। इसकी भी एक ही आइगन वैल्यूज है, या अगर आप रिपीटेशन करें तो दोनों 3 3 है। इसकी भी अगर आपको याद है तो दोनों 3 3 आई थी। लेकिन इसमें जो है ना आपके पास 2 इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स आ गए थे 1 0 0 1, जबकि इसमें सिर्फ एक ही आया था, ठीक है। तो इसका मतलब है कि 2x2 की डायगोनलाइजेबल, देखें अगर तो 2 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज आ रही हैं। एक और एग्जांपल भी तो थी ना जिसमें हमारे पास ये आया था 2 और -1 आया था। इसको भी लिख लेते हैं यार, ये जरूरी है ना बहुत समझना। 14.5 14.50, याद है ना, इसके केस में 2 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज आई थी। तो डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज आए तो फिर तो कोई मसला ही नहीं है यार, फिर तो 2x2 3x2 डायगोनलाइजेशन हो जाएंगी। लेकिन अगर आइगन वैल्यूज सेम आ गई 2x2 की, तो फिर पता क्या होगा, डायगोनलाइजेबल नहीं होगी अगर वो ऑलरेडी डायगोनलाइजेबल नहीं है। ये तो ऑलरेडी डायगोनलाइजेबल है ना, ठीक है। तो ये अब हम जरा एक क्वेश्चन करते हैं कि अगर डायगोनलाइजेबल नहीं है मैट्रिक्स तो फिर उसके साथ हमने क्या सलूक करना है। ओके, तो इसी थ्योरम से अब हम आगे चलते हैं। ऑलराइट, ओके, मेरे ख्याल है इसके लिए आप अपने जहन में जो है ना यही वाली मैट्रिक्स रखिएगा जो अभी हमने थोड़ी देर पहले की। अच्छा, यही वाली मैट्रिक्स जो है ना अपने जहन में रखिएगा। ए इक्वल, अभी है ना थोड़ी देर पहले डिस्कस की थी, 4 -1 1 2। इसकी जो आइगन वैल्यूज आई थी वो 3 3 आई थी, यानी 3 मल्टीप्लिसिटी 2 आई थी। और इसका जो आइगन वेक्टर आया था वो ये आया था 1 -1। इसका मतलब इसमें P तो बन ही नहीं सकती ना। P तो आप ये कहते हो ना कि आइगन वेक्टर्स। अच्छा, अगर कोई ये कहता है कि सर आपने तो बताया था कि अगर एक आइगन वेक्टर है तो उसका मल्टीपल भी होगा, तो व्हाई नॉट राइट दिस, दूसरा आइगन वेक्टर लिख दें, गिनती पूरी कर लें। लेकिन भाई गिनती नहीं हो रही, क्वालिटी नहीं हो रही, क्वांटिटी नहीं चल रही, क्वालिटी चल रही है। इसलिए कि आगे जाकर आपको याद है ना, आपकी थ्योरी डिपेंड करती है कि आपके पास P इनवर्स आए, तो इस केस में तो P इनवर्स नहीं आएगा। तो सिंपल इसका मतलब ये हो गया कि डायगोनलाइजेशन पॉसिबल ही नहीं है इस केस में। अच्छा, अगर नहीं है तो क्या ये हो सकता है? क्या ये हो सकता है? यानी कहने का मतलब है कि अब हम ये सवाल कर रहे हैं कि डायगोनलाइजेशन तो पॉसिबल नहीं है। इसलिए पॉसिबल नहीं है कि ये देखें ये आर स्टार जो है ना ये सेम है, ये देखें ये दोनों 3 3 है। तो आपने रिलैक्स कर दिया। आपने क्या रिलैक्स कर दिया? आपने रिलैक्स ये कर दिया कि अच्छा, और ऐसी मैट्रिक्स जिसमें के ऑर्डर ज्यादा हो और इंडिपेंडेंट वेक्टर कम हो, उसको हम कहते हैं डिफेक्टिव मैट्रिक्स। क्या कहते हैं? डिफेक्टिव। ये बेचारी ए का क्या कसूर है यार अगर पूरे आइगन वेक्टर्स नहीं है। बहरहाल ये टर्मिनोलॉजी है, ए इज डिफेक्टिव। तो अगर एक डिफेक्टिव हो तो हम ये तो नहीं कर सकते ना कि हम इसको इस तरह से लिख लें, ए इज इक्वल टू पी इनवर्स ए पी, सॉरी डी इज इक्वल टू पी इनवर्स ए पी। इसलिए कि यहाँ पे तो पी इनवर्स निकल ही नहीं रहा ना, पहली तो बात ये निकल ही नहीं रहा, तो ये तो वैसे ही फजूल बात हो गई। हाँ, क्या हम ये कह सकते हैं कि कैन वी से समथिंग लाइक दैट, यानी उसमें फिर हम जो है ना हम इस तरह से चलेंगे, किस तरह से चलेंगे थोड़ा सा इसको देखना पड़ता है।
ओके, फिर हम ये कहेंगे कि कैन वी हैव समथिंग लाइक दैट, d dash equal p dash equal a into p इनवर्स डैश, वेयर d डैश जो है ना वो है ऑलमोस्ट डायगोनल। क्या है? ऑलमोस्ट डायगोनल। ये रही d डैश। और p डैश, मेरे ख्याल है यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गई, e डैश यहाँ लिखना है और इनवर्स यहाँ। तो अब हम पता क्या करेंगे, हम ये कहेंगे यार हम थोड़ा d डैश को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं, बजाय डायगोनल के उसको अपर डायगोनल ट्राई करते हैं। डायगोनल एलिमेंट्स वही आएंगे, देखिए डायगोनल एलिमेंट्स वही हैं, आइगन वैल्यूज। फर्क इतना है कि आपने 3 को क्या लिखा है, 2 दफा लिख दिया है, ठीक है। तो अब हम कहते हैं अब p डैश क्या होगा। उसके लिए भाई तरीका क्या है कि एक तरीका तो है ना कि मैं डैश लेके चलूं, दूसरा तरीका ये है कि मैं डैश नहीं लेके चलूं, वही चीज यूज करूं जो पहले यूज की थी, मगर जहन में याद रहे कि मतलब डी डैश के लिए तो हम लगा देते हैं, लेकिन जहन में याद रहे कि ये पी और ये पी इनवर्स जो है ना वो क्या है, वो नहीं है जो पहले थे, जरा डिफरेंट है, ठीक है। ओके, सो अब हम जो है ना इसी को देखते हैं, लेट्स ट्राई कि अब हमने क्या करना है। ये रहे जनाब, आपने क्या किया, आपने कहा कि हमने देखें, मैं फिर दोबारा से बताता हूँ, पी इनवर्स ए पी इज इक्वल टू डी, ये पुरानी कहानी थी ना। तो मैंने इसको पिछले पेज में इस तरह से लिखा था कि पी डैश माइनस वन ए पी डैश इज इक्वल टू डी डैश। तो ये चूंकि जरा इनकन्वीनियंस हो जाएगा ना, तो हमने यहाँ पे वही पी लिखा है, लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग है कि ये पी वो नहीं है जो पहले था। पहले तो पी ये था ना कि ऑल दी इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स। तो ये कुछ एक नई किस्म की चीज है, हाइब्रिड कहेंगे इसको, बताऊंगा हाइब्रिड का मतलब क्या है। हमने कहा लेट्स ट्राई दिस वन, और कोशिश करते हैं कि इस सेटअप में हमारा पी जो है वो निकल आए। और देखें ये समझना बहुत आसान है, ये 2x2 की किस केस में बात हो रही है ना, ये ऐसा केस है जिसमें आइगन वैल्यूज एक ही आई थी, लेकिन मल्टीप्लिसिटी थ्रू थी ना, तो हम 2 दफा लिख सकते हैं, लेकिन जिसका आइगन वेक्टर सिर्फ एक आया था, तो हम उसमें डायगोनलाइजेशन तो नहीं जा सकते थे, ऑलमोस्ट डायगोनलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि हम इस, अच्छा एक और मसला भी है, हम इस इक्वेशन की तरफ तो जा रहे हैं ना, लेकिन इसको हम इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं ना, किस तरीके से, ए पी को इधर रहने दें, और वो जो पी इनवर्स है उसको कहें भाईजान आप थोड़ी देर के लिए राइट तरफ चले जाएं, तो वो भी राइट पे जाके क्या बन जाएगा, पी बन जाएगा डी डैश। अब हमने जो है ना पी को लिखा v1 v2, v1 v2, तो ये देखें आ गया v1 v2, ठीक है। और ये भी वही आ गया। अब हम देखो इसको कैसे लिखते हैं। ये जो है ना, ये सारा काम इन्होंने अगले पेज पे किया हुआ है, लेकिन मैं चूंकि सब चीजें यहाँ मौजूद है तो हम यहीं कर लेते हैं। ये जो लेफ्ट वाली है ना, ये तो ये हो जाएगी ना ए वी वन ए वी टू, और जो राइट वाला है वो आप एग्री करेंगे, वो ये हो जाएगा आर स्टार वी वन, पहला कॉलम आ जाएगा, और दूसरा कॉलम जो आएगा ना वो ये आएगा वी वन प्लस आर स्टार वी टू। अब इन दोनों कॉलम को आप मिलाएं तो ए वी वन जो है वो आ गया आर स्टार वी वन, और दूसरे कॉलम को अगर आप मिलाएं तो आपका आ जाएगा ए वी टू इज इक्वल टू वी वन प्लस स्टार वी टू। और इसको अगर आप लिखें तो ये इस तरीके से लिखा जाएगा, ए कॉमन ले लें वी टू माइनस आर स्टार आई वी टू इज इक्वल टू वी वन, और लेफ्ट वाले को भी ऐसे लिख लें आप, या चलें लेफ्ट वाले को ऐसे ही छोड़ दें, लिख लेते हैं, चलें ए माइनस आर स्टार आई वी वन इज इक्वल टू 0। आपने देखा, थोड़ा सा मैं क्लीन अप कर लूं, इसलिए कि इसमें क्लीनिंग बहुत जरूरी है।
हमने एक चीज नोट की कि ये जो हमने P लिखा है ना, V1 V2, पहले जमाने में ये दोनों आइगन वेक्टर्स होते थे, लेकिन आप गौर करें V1 अभी भी आइगन वेक्टर है। आप जरा देखें तो सही, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए वही तो आइगन वेक्टर होता है। इसमें V1 क्या है, आइगन वेक्टर है, और आइगन वैल्यू क्या है, R स्टार। तो इसका मतलब इसमें आधी कहानी तो वही पुरानी है। अच्छा, अगर ये वाली चीज हम जीरो करें तो ये V2 भी आइगन वेक्टर बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, मेरे ख्याल है ये चीज जो है ना मैंने सही नहीं लिखी है, नहीं सही लिखी है। ये मैंने कंबाइन कौन कौन से किए हैं, इसको और इसको कंबाइन किया है ना, तो एक मिनट, इसमें क्या हुआ क्या है, इसमें जब मैंने A को V को कंबाइन किया, ये V1 यहाँ रखा, तो R स्टार आई V2। ये भी थोड़ा सा मैंने मिस्टेक की थी, ये यहाँ नहीं था, ये नहीं था यार, ये तो ये था ना यार, A था बस, ये थी इक्वेशन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसको जीरो करके सॉल्व करने की कोशिश करूँ ना V1 को, वो तो वैसे कर भी नहीं सकते हम। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो V1 है ना, ये तो आइगन वैल्यूज का आइगन वेक्टर है। ये जो V2 है ना, वो इस इक्वेशन को सॉल्व करने से आएगा जिसमें V1 भी इन्वॉल्व होगा। इसीलिए इस V2 को कहते हैं जनरलाइज्ड आइगन वैल्यू। क्या कहते हैं? जनरलाइज्ड आइगन वेक्टर कहते हैं। V2 इज कॉल्ड जनरलाइज्ड आइगन वेक्टर। V2 इज जनरलाइज्ड आइगन वैल्यू, ठीक है। तो जब अब ये V1 आ जाएगा, V1 तो पहले आ जाएगा ना आइगन वेक्टर, और V2 इससे आ जाएगा, तो फिर हम इसको आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। तो अब मैं आपको वही एग्जाम्पल जिसका हमने आधा काम कर लिया था दोबारा देखते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो एग्जाम्पल थी वो मैं देखता हूँ। अच्छा, यही सारा काम जो है ना इसने अगले पेज पे किया हुआ है। ये जो आखिरी दो इक्वेशंस है ना, ये अगले पेज पे आपको नजर आएंगी, तो मैं आपको शायद दे चलता हूँ उधर ही। ये वो देखें इक्वेशंस है। तो ये V1 जो है आइगन वैल्यू हो गई, सॉरी आइगन वेक्टर हो गया, और ये V2 जो है वो क्या हो गया, जनरलाइज आइगन वेक्टर। ओके, ये देखें, ये याद है ना, ये भी थोड़ी देर पहले हमने इसको में देखा था, और हमने इसमें देखा था कि हमारे पास आइगन वैल्यूज जो है रिपीट हो गई थी, हमारे पास ये आइगन वेक्टर्स भी आ गया था। अब हमने क्या, ये तो वही है ना आइगन वेक्टर, हमें अब हमें जनरलाइज्ड आइगन वेक्टर निकालना है V2। तो V2 की तरफ चलते हैं। यही इक्वेशन है ना किसकी, V2 की। V1 ऑलरेडी आ चुका है। इसने कहा कि याद रहे कि ये वाला कंस्ट्रक्शन है ना, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसा कि आइगन वैल्यूज के लिए निकालना होता है। ये वाली चीज कहाँ से आई है, यहाँ से आई है, A-3i से। याद है, मैं दोबारा लिख देता हूँ ताकि क्लियर हो जाए। हमारा जो A था ना, वो ये था 4 1 -1 2 था, ये हमारा A था। तो इसमें से अगर हम -3 निकालेंगे ना, तो यही आएगा 1 1 माइनस। ये कंस्ट्रक्शन वही होता है जो आइगन वेक्टर्स के लिए होता है, लेकिन यहाँ पे जनरलाइज्ड है, तो जो पुराना आइगन वैल्यूज है ना, पुराना आइगन वेक्टर है, वो आ जाएगा। तो इसको अगर आप सिस्टम को सॉल्व करें, देखें आइगन वैल्यू जो आइगन वेक्टर होता है ना, उसके लिए होमोजेनियस होता है, लेकिन जनरलाइज्ड के लिए इनहोमोजेनियस सिस्टम सॉल्व करना होता है। तो ये 1 1 1 -1 -1 -1, इसको जब आप लेकर जाएंगे ना, जब इसमें ऑपरेशन लगाएंगे तो आ जाएगा 1 1 1 0 0 0। तो आपके पास इसका जो आंसर आएगा ना, वो ये आएगा कि ये हो जाएगा U2 V21 प्लस V22 इज इक्वल टू 1। तो अब आप इसमें V2 तो फ्री है ना, तो इसको आप 0 कर देंगे तो V21 1 आ जाएगा। तो ये देखिए जनाब, ये आपका V2 आ गया है 1 0, ये V1। तो ये है हमारी
जनरलाइज्ड पी, इसको भी आप क्या कह सकते हैं, जनरलाइज्ड पी। ठीक है, तो अब मेरा ख्याल है तकरीबन हमने अपनी थ्योरी जो है वो कंप्लीट कर ली है। अब अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपके पास जनरलाई वो आ जाएगा, क्या आ जाएगा, डी नहीं आएगा, डी डैश आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आप करके देख लीजिएगा। ओके, अच्छा, अब हम जो है ना वो अब इसको हम जरा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि इसको सिस्टम को देखें अब कैसे सॉल्व होगा। यानी हमारे पास सिस्टम तो वही है ना जिसको हम क्या कहेंगे, मैं यहां से शुरू करता हूं, xn plus 1 is equal to a times xn। अब a जो है वो हमारा इसमें चेंज हो गया ना, p d p इनवर्स में चेंज हो गया, p d p इनवर्स xn। देखिए इसमें जरा एहतियात की जरूरत होती है, ये चीज जो है ना ये बराबर d के है ना, तो p इनवर्स ए पी इज इक्वल टू डी। तो मैं अगर a को लिखना चाहूँ ना इन टर्म्स ऑफ d, तो मैं यहाँ पे p इनवर्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे भी p इनवर्स आएगा, यहाँ पे p से करूंगा तो यहाँ से भी p आएगा, तो ये आइडेंटिटी हो जाएगी, ये भी आइडेंटिटी हो जाएगी, तो a बराबर आ जाएगा पी डी पी इनवर्स, जो मैंने यहाँ लिख दिया पी डी पी इनवर्स। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ से जो है ना, अब आपने क्या करना होगा, अब सोल्यूशन निकालना होगा ना इसका, तो इसमें फिर वही ट्रिक करते हैं कि P, ये वाला P जो है ना इधर ले जाते हैं, तो आपके पास ये चीज आ जाएगी, यानी ये वही ट्रिक है जो अभी थोड़ी देर पहले हमने की थी कि इसको हम P इनवर्स को P को उधर ले जाएंगे तो P इनवर्स xn प्लस 1 आ जाएगा इज इक्वल टू P इनवर्स, सॉरी D भी आएगा ना इसके साथ, हम तो सिर्फ P ले गए हैं ना, तो D तो रहेगा, D रहेगा, P इनवर्स रहेगा और xn रहेगा। ठीक है जी, तो इसमें अब वही ट्रिक करते हैं कि ये वाली जो चीज है ना इसको हम जो है ना वो कैपिटल xn का नाम दे देते हैं, तो ये जो हो जाएगा ये जो है ना कैपिटल xn प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, बाद में फिर हम आ जाएंगे, मतलब इस चीज का नाम जो है ना हमने कैपिटल xn रखा है, तो ये वाली चीज जो है ना कैपिटल xn, यानी इस पूरे का नाम कैपिटल xn है, तो इस पूरे का नाम जो है ना कैपिटल xn प्लस 1 आ जाएगा। अच्छा, और इसका सोल्यूशन हमें पहले से पता है, इसका सोल्यूशन हमें ऑलरेडी पता होता है कि हमारा जो कैपिटल xn है वो d की पावर n और x की पावर 0 हो जाएगी। ठीक है, ऑलराइट, अब देखें इसको हमने, अच्छा नहीं सॉरी ऐसे नहीं लिखेंगे इसको हम, सॉरी 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 सॉरी, ये पता, आप मुझे बता सकते हैं कि ये जो मैंने लिखा है ये ब्लंडर है, ये ब्लंडर इसलिए है कि ये सिर्फ उसके लिए होता है जिसमें डी जो है ना वो डायगोनल मैट्रिक्स होती है, इसमें डायगोनल नहीं है, ऑलमोस्ट डायगोनल है, तो हम सॉरी ये नहीं लिखेंगे, बल्कि क्या लिखेंगे फिर वो मैं आपको बता देता हूँ, वो हम ये लिखेंगे कि इसको इस तरह से लिख लेंगे, किस तरह से लिख लेंगे, xn प्लस 1, डी को लिख देंगे बस 3013 और यहाँ पे लिख देंगे हम xn। अब हम इसका मतलब स्केलर वर्जन लिखेंगे, तो ये हो जाएगा कैपिटल xn प्लस 1 कैपिटल yn प्लस 1 इक्वल 3013 कैपिटल xn कैपिटल yn। अब देखिए इसमें जो सिस्टम बनेगा ना, मैं पहले नीचे वाला सिस्टम लिखता हूं, नीचे वाला सिस्टम जो है ना वो ये होगा yn प्लस 1 इज इक्वल टू 3 टाइम्स yn। मैं थोड़ी जगह छोड़ रहा हूं इसके सोल्यूशन के लिए, जबकि ऊपर वाला सिस्टम जो है ना वो ये होगा xn प्लस 1 इज इक्वल टू 3xn प्लस yn। इसको फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं
कि xn प्लस 1 माइनस 3xn इज इक्वल टू yn। देखिए पहले ये होता था कि दोनों सिस्टम डीकपल होते थे, अब डीकपल नहीं हुए, लेकिन फिर भी आंसर निकल सकता है। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, इसका आंसर हमें पहले से पता है, yn कैपिटल yn है, ये बराबर हो जाएगा 3 की पावर n y नॉट। फिर ये वाली वैल्यू जो है ना हम यहाँ डालेंगे yn की जगह, तो इसको फिर हम xn प्लस 1 के लिए सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सॉरी, सिर्फ 4 मिनट और चाहिए होंगे, 5 मिनट, ताकि मैं पूरी स्टोरी कंप्लीट कर दूं। हाँ, तो अब हम क्या करना चाह रहे हैं, ये चीजें जो है ना, ये 2 चीजें हैं, ये मैं अगले पेज पे लिखूंगा। अगले पेज पे नहीं, यहीं पे काम करना पड़ेगा हमें, इसलिए कि अगले पेज में तो कुछ और है। ठीक है, तो ये मैं सारा इरेज कर रहा हूँ, ये 2 चीजें मैं दोबारा लिख दूंगा। तो दोबारा लिख रहे हैं, हमने जो काम किया है वो हमने ये क्या हो गया, ओके जी। तो हमने अभी जो काम किया है ना वो ये किया था कि हमारे पास एक इक्वेशन का सलूशन आ गया था, कैपिटल yn हमारे पास आ गया था 3y0, और जो दूसरी इक्वेशन थी वो ये थी, चलें इसको उसी फॉर्म में लिख लेते हैं जैसे वो ओरिजिनल फॉर्म में थी, 3xn प्लस yn। ठीक है, अच्छा, इसमें भी अब हम वही काम करेंगे कि हम अगर n को 0 ले लें तो हमारे पास x1 किसके बराबर आ जाएगा, 3x0 प्लस y0, और हम इसमें y0 की वैल्यू डाल देंगे, 3x0, y0 यहाँ से आएगा, y0 जो है ना वो y0 तो y0 ही है ना उसकी तो जरूरत ही नहीं है। फिर हम n को 1 रखेंगे तो हमारा x2 जो है वो बराबर आ जाएगा 3x1 प्लस y1। सो 3x1 की जगह हम लिखेंगे 3x0 प्लस y0, और y1 की जगह हम यहां से लिखेंगे, y1 की जगह हम क्या लिखेंगे, 3y0। तो जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा ना ये दूसरे वाली चीज को, तो आप एग्री करेंगे, ये हो जाएगा 3 स्क्वायर x0 प्लस 2 दफा 3y0 आएगा, तो ये 2 टाइम्स 3y0 आ जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, इसी तरीके से मैं एक और करता हूँ, फिर जनरलाइज कर देता हूँ। तो अगर मैं n को 2 ले लूं तो मेरे पास आ जाएगा x3 इज इक्वल टू 3x2 प्लस y2, और मैं 3 को 3 रहने देता हूँ, x2 की जगह वो वैल्यू लिखता हूँ जो ऊपर लिखी हुई है, ये वाली ये यहाँ आ गई, प्लस y2 की जगह जो है ना वो 3 स्क्वायर y0 आएगा। ठीक है, और जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा ना तो यू विल एग्री कि ये 3x0 प्लस 3 इंटू 3 स्क्वायर y0 आ जाएगा। तो जनरलाइज अगर आप करोगे ना तो जनरलाइज में आपका आंसर ये आ जाएगा, xn इज इक्वल टू 3 की पावर n x0 प्लस n इंटू 3 की पावर n-1 y0। थैंक्स गॉड, ये आ गया। तो इसका मतलब है कि हमारा जो कैपिटल xn है ना वो इसके बराबर आ गया, किसके बराबर आ गया, xn yn। xn में आप ये वाली वैल्यू लिख दीजिएगा, आप खुद ही लिख लीजिएगा, अब टाइम नहीं है, और yn में हम ये वाली वैल्यू लिख देंगे यहाँ पे नीचे। ठीक है, ये 2 चीजें आ गई। अब क्या करना है, अब हमें वापस भी तो जाना है ना, हम तो बहुत दूर निकल आए, अब हमें वापस जाना है हमारा स्मॉल xn जो है, अगर आपको याद हो पिछली कहानी के हिसाब से, पिछले स्लाइड में ये था कैपिटल P(xn), तो कैपिटल P जो था वो ये आया था 1 - 1 1 0। इसके साथ हम ये xn लिख देते हैं, विच इज, अच्छा, विच इज 3n
एक काम करते हैं, इसमें जो एक्स नॉट वाला फैक्टर है ना उसको भी हम बाहर ले लेते हैं, एक्स नॉट वाई नॉट। तो ये हो जाएगा फिर 3n, और दूसरी चीज आ जाएगी इसके साथ, ये वाली चीज आ जाएगी, दूसरा फैक्टर आ जाएगा n 3 की पावर n माइनस 1। ओके, मेरा ख्याल है अगर करना ही है तो थोड़ा सा इसमें मुझे और स्पेस चाहिए, थोड़ी सी स्पेस ले लेते हैं, ये वाली स्पेस ले लेते हैं। ओके, तो ये हो जाएगा 3n, इसके साथ आ जाएगा n 3 की पावर n माइनस 1, इसको क्लोज कर देते हैं, और x नॉट y नॉट यहाँ लिख देते हैं, x नॉट y नॉट, और नीचे जो है वो लिख देते हैं ये y वाला। y में तो एक ही कंपोनेंट है ना, पहला तो है ही नहीं, 0 3 की पावर n। तो जनाब बस अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, और ये जो सोल्यूशन आएगा इसको आप इस थ्योरम के हिसाब से भी लिख सकते हैं। वो जरा काफी आगे जाकर है, अच्छा ये आ गई, ये जरा पेज 606 पर है। मैं बस अब वो अपने फाइनल टच इसको देता हूँ, 4-5 स्लाइड आगे जाके जो है ना, देखिए मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं 3x3 का करता हूँ, तो बस 2x2 तक ही रहेगा, लेकिन वो आप कर सकते हैं 3x3 का भी, जिसमें के 3 आइगन वैल्यूज, मतलब 3 इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर आ जाए। तो इसको समराइज करते हैं। ओके जी, ये सब 3x3, ये जनाब ये मेरी आखिरी स्लाइड है इस लेक्चर की, बल्कि इस पूरे कोर्स की, कि अगर मेरे पास 2x2 की मैट्रिक्स है, मल्टीपल आइगन वैल्यूज है, यानी इसका मतलब है एक ही है R, ठीक है, एंड ओनली वन इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स, तो हमने क्या करना है, V2 को निकालना है, जनरलाइज्ड आइगन वेक्टर्स, जो भी हमने आपको, ये V1 क्या है, आइगन वेक्टर है, V2 क्या है, जनरलाइज्ड आइगन वेक्टर है, और इसमें जो आइगन वैल्यू वो सिर्फ एक ही थी, इसीलिए आपको हर जगह R नजर आ रहा है। ठीक है जनाब, सो अच्छा, अब इसी को जो है ना, वो जो हमने अभी सारा काम किया है वो मतलब ये जो हमने इस थ्योरम को यूज किया है ना, और जो मैंने काम किया है वो ये अगले स्लाइडों पे कर रहे हैं, ये वही तो कर रहा है जो भी हमने सारा काम किया था। ठीक है, ये सारा काम अभी हमने किया था थोड़ी देर पहले। ओके, सो दैट मीन्स के बेसिकली ये वाली स्लाइड जो है ना, ये आखिरी स्लाइड है कोर्स की। ठीक है जनाब, विच इज, अगर आप वो ओरिजिनल देखोगे ना, जो ये पूरा पीडीएफ है, तो ये स्लाइड नंबर 72 है, उसमें टोटल जो है ना 117 है। तो चले जरूरी तो नहीं है कि आदमी हर चीज जो इरादा करे पूरा हो जाए, इतना हो गया काफी। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज, और प्लीज मेक श्योर कि आप अपनी चॉइसेस, अतीक कौन सी डेट है अपनी चॉइसेस देने की इनको, ABC? सर 28 दिसंबर तक है। 28 है ना, मतलब है मंडे तक है ना? जी सही सर। है, ठीक है, ओके। अभी कोई बच्चा है या सारे चले गए घर? सर जी, जी सर, दो दो स्टूडेंट अभी भी हैं, कौन कौन है? समीर और रितिका। ओके जी।